नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पर्यावरण हितैषी के तौर पर जागरूक दो ऐसे पर्यावरण संरक्षकों से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने प्रयासों के दम पर मेरठ जिले के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की ऐसी मिसाल पेश की है जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रमनकांत और ललित त्यागी से। फसलों की कटाई के बाद किसानों के सामने एक बड़ी समस्या रहती है फसलों के अवशेषों के निपटारे की। आखिर किसानों को अगले फसलों की बुआई की जल्दबाजी जो रहती है, ऐसे में धान, गन्ना एवं खेतों के अन्य अवशेषों को जलाने में ही ये अपना लाभ समझते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की व्यापकता का अनुमान इन्हें नहीं होता। जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोगों को भयानक पर्यावरण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण का ये विकराल रूप लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें अपनी सेहत से समझौता करना पड़ता है और कई बार तो अपनी गलतियों के एवज में अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। पर्यावरण के बिगड़ते हालातों को देखते हुए रमन और ललित के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में कुछ काम किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और प्रदूषण रहित मिट्टी में जी सकें। और अपने इसी प्रयास के तहत इन दोनों ने मिलकर खेतों में जमा कचरे को निपटाने के लिए कंपोस्ट पिट बनाने का निश्चय किया। ये जो एलआर कंपोस्ट पिट का जो प्रारंभ हमने ये सोच के किया था कि जो किसानों के साथ में समस्याएं हैं खेती को लेकर के, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ लेबर नहीं है गांव में आज, क्योंकि पूरा जो यूथ है वो सब पलायन कर गया है शहरों की तरफ। लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गई है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 4 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो उसमें बहुत सारा वो लेबर रख भी नहीं सकता है। तीसरी समस्या थी कि पशु नहीं है, पशु कम होते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि जब गांव में या परिवार में लोग नहीं है, लैंड होल्डिंग कम हो रही है, तो उसके पास पशुओं की संख्या कम हो गई है। और चौथी चीज़ ये थी कि उसका जो खेती का जो बजट है, जो खेती का खर्चा है किसान का, वो लगातार बढ़ रहा है। तो 4 से 5 पॉइंट हमारे दिमाग में थे, मैं ललित अक्सर चर्चा करते थे इस पर। तो क्योंकि किसानों के साथ बहुत समय से काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जो इन 4-5 पॉइंट को काउंटर कर सके। तो उसके आधार पे हमने पिट फिर डिजाइन किया था। पुरानी सोच वाले स्थानीय किसानों ने पहले तो रमनकांत और ललित त्यागी के प्रयोग को खारिज किया और कहा कि ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, अधिक खर्चीला है और सभी किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते। पर फिर भी रमनकांत और ललित त्यागी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी समझ, अपनी सूझबूझ और अपनी लगन के दम पर सभी किसानों को कंपोस्ट पिट बनाने के लिए प्रेरित किया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के 50 गांव में तकरीबन 250 कंपोस्ट पिट का निर्माण किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट के बारे में ललित त्यागी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर गन्ने की खेती होती है और बहुत सारे किसान हमारे भाई यहाँ गन्ने की पत्ती को खेत में खुला ही जला देते हैं। इस समस्या को देखते हुए हमारे मन में विचार आया कि जो गन्ने की पत्ती जलाते हैं इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान पहला तो एनवायरनमेंट में है, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में पत्ती जलती है तो हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन रिलीज होती हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक गैसें हैं। इनसे जलवायु परिवर्तन होता है और उसका दुष्प्रभाव किसानों को मिलता है। थोड़े से समय अंतराल में इतने पिटों का निर्माण होने से लगभग 22,50,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन पर सफलतापूर्वक रोक लगाई जा सकी। निश्चित रूप से वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम था। एलआर कंपोस्ट पिट पर्यावरण के अनुकूल था,
और इन क्षेत्रों में धान एवं गन्ने के अवशेषों के निपटान का एक बेहतरीन तरीका था। जो एलआर कंपोस्ट पिट है वो हमने इसलिए इसको ईजाद किया क्योंकि हम महसूस कर रहे थे कि किसान यहाँ बहुत ज़्यादा फसल अवशेष जला रहे थे। तो हम ये लगातार सोच रहे थे कि इसको कैसे हम निपटाया जाए कि वो ना जलाएं उस फसल अवशेष को, उसको उपयोग में ले सकें। तो इसका आइडिया मुझे और ललित को आया कि भाई ऐसा एक कुछ डिज़ाइन किया जाए पिट को कि उसमें हम लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह की कंपोस्ट ले सकें और किसान उस फसल अवशेष को जलाएं ना और उसकी वो कंपोस्ट बना लें, लिक्विड और सॉलिड। तो धीरे धीरे करते हुए कुछ हमने इसमें बदलाव भी किए, लेकिन एक करते करते ये पिट एक अस्तित्व में आ गया। और जब इसको हमने फाइनली किया तो इसमें जो कंपोस्ट बनी वो बड़े अच्छे स्तर की थी। उसको हमने सरकारी लैब में टेस्ट भी कराया लिक्विड और सॉलिड को। तो जो एनपीके का रेशो था वो बड़ा वर्मी कंपोस्ट के इक्वल था। वो तो फिर हमने भारत सरकार को भी इसको भेजा, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया था। इस जो कंपोस्ट इसमें बनती है बेसिकली किसान क्योंकि रफ टफ तरीके से सब चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन अगर इसमें जो बूस्टर है, बूस्टर बेसिकली जो NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत सरकार ने, जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसने एक बूस्टर तैयार किया है। वो 20 रुपये की सीसी वहाँ से मिलती है। उसमें उसको अगर किसान इसमें घोल करके डाल देते हैं तो ये कंपोस्ट बहुत जल्दी बन जाती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। इसको किसान यहाँ कर भी रहे हैं और उसका बहुत लाभ वो किसान ले रहे हैं। तो आपने सुना, रमन और ललित द्वारा बनाई गई पिट से सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की कंपोस्ट का निर्माण किया जा सकता है। इससे किसानों की रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो गई और किसानों के लिए इस तरह के बनाए गए पिट का उपयोग करना बहुत ही आसान है। इससे खेतों की उर्वरता में एक ओर बढ़ोतरी हुई तो वहीं दूसरी ओर किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित होने लगे। रमनकांत और ललित त्यागी के लिए बात सिर्फ कंपोस्ट पिट के निर्माण और कचरे के निपटारे तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो तो आसपास के किसानों को इसे बनाने और इसके उपयोग के बारे में प्रेरित करना चाहते थे, जो उन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ये सन 2007 में या 8 में मैंने बनवाया था। तो इसका मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ मतलब बढ़ना चाहता हूँ। मैं ऑर्गेनिक मतलब खेती कर रहा हूँ। मैं आपका जो पेस्टिसाइड वगैरह या कोरोजन फटरा अपने खेतों में अपनी मिट्टी को मतलब ख़राब ना करके मतलब उसमें बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो इसका ये लाभ है कि इसमें जो भी हमारा मतलब वेस्ट मतलब जो खरपतवार मतलब आपका जो किचन का मतलब निकलता है या जो हम जो पशु के नीचे से वो निकालते हैं या जो मतलब वो इकट्ठा होता है वो इसमें डालते हैं, बाकी गोबर डालते हैं। और इसको उसको डालने के बाद में इसमें फिर पानी मतलब डालते हैं, पानी इसमें भर के इसका पानी यूज़ होता है। जिस खेत में हम इसका पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने जो ये मिट्टी जो सोयल अपनी चेक कराई है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत बड़ी है हमारी। और बिना किसी फर्टिलाइजर की मात्रा कम हमने काफ़ी कम कर दी और आपका पेस्टिसाइड बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। केंचुआ हमारे खेत में बहुत ज़्यादा बना है इससे। इस तरह पिट में तैयार मलबों को आसानी से खेतों तक पहुंचाया जा सकता है और यहाँ पिट में प्राप्त तरल को हर एक 20 दिन बाद सिंचाई के पानी के साथ फसलों तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह इसका उपयोग होने से अलग से कंपोस्ट अथवा खाद आदि देने की आवश्यकता नहीं रहती है। कंपोस्ट पिट से प्राप्त तरल को फसलों पर स्प्रे भी किया जा सकता है। यह किसी उर्वरक से कम नहीं होता। खेतों में लहलहाती हुई फसल और किसानों के खिले चेहरे ये बताते हैं कि कंपोस्ट पिट से एकत्रित तरल फसलों की पैदावार के लिए कितना शक्तिवर्धक है। अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही रमन और ललित ने किसानों के घर जाकर, उनके चौपालों पे जाकर, उनके खेतों में जाकर किसानों को जागरूक किया और कंपोस्ट पिट के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, कंपोस्ट पिट के निर्माण में इन दोनों ने मिलकर किसानों की मदद भी की और इस तरह से किसान अपने खेतों में कचरा जलाने से बचने लगे और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने लगे।
ये जो पराली हम पहले जलाते थे, आजकल हम उसे जला नहीं पा रहे हैं। क्यों? पहले हम पराली जो जलाते थे वो हमारी मजबूरी थी। यहाँ पे पानी भर जाता था बरसात में, और बरसात में जो पानी भर जाता था वो आधी धान को दबा देता था। उसकी वजह से हमें पराली जलानी पड़ती थी। उस पर कॉप चढ़ जाती थी, एक फफूंदी टाइप की चढ़ जाती है, जिससे ढोर भी नहीं खा सकते, जिससे हम वो गल भी नहीं सकती थी। उसमें हमें यूरिया डालना पड़ता था, और यूरिया गलाने के चक्कर में वो काफ़ी लेट हो जाता था, समय लेट हो जाता था फसल का। इसलिए हमने उसे ये कंपोस्ट खाद पिट बनी है रमन त्यागी जी की वजह से, उनके सहयोग से, जो हम अपने ये पराली जो होती है उसे काटने के बाद इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं, और उस पर से थोड़ा गोबर डालते हैं, फिर कंपोस्ट हरी खरपतवार डालते हैं जो आसपास में हो जाती है, डॉलों पे मेंढों पे भराव में हो जाए, उसे काट के कंपोस्ट में डाल देते हैं। फिर उसमें पानी भर के जो उससे जीवामृत निकलता है उसे हम अपने पानी के साथ, जैसे जो भरा है इस पानी के साथ खेतों में चले जाते हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। और जो हमारा पॉल्यूशन होता था, उसमें लेट फसल हो जाती थी हमारी पराली की वजह से, वो अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब हम समय पे अपनी फसल बो पा रहे हैं, और समय पे हमारी पराली कट के इकट्ठी होकर कंपोस्ट खाद पिट बन जाती है। किसानों के हितों को आसान करने वाला एलआर कंपोस्ट पिट ललित त्यागी और रमनकांत के जीवन के कठिन पड़ावों से होकर गुजरा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ करना है, इस बात का ख्याल रमनकांत को युवावस्था के दौरान ही हो गया था। लेकिन उनके परिवार को एक ही चिंता सता रही थी, वो थी उनके करियर और उनकी शादी को लेकर। पर रमनकांत को दूसरी तरफ सिर्फ एक ही ख्याल था, वो ये कि पर्यावरण से हम इतना कुछ लेते हैं, लेकिन बदले में उसे क्या देते हैं? गंदगी, कचरा और कार्बन डाइऑक्साइड। किसानों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कितनी कठिनाइयों और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा, आइए जानते हैं रमनकांत से। देखिए, एलआर कंपोस्ट पिट जब हम इस विचार को मन में ला रहे थे, तो एक हमारे अंदर एक कुलमुलाहट थी कि भाई इसको कैसे सफल किया जाए, क्या इसको किसान अपनाएंगे, क्या इसको सरकार मानेगी। लेकिन हमने हार नहीं मानी, तो इसको एक पहले हमने इसका एक पूरा डिज़ाइन बनाया, और उसमें धीरे धीरे कुछ बदलाव किए, और फिर एक किसान के यहाँ बनाया उसको, और उसको पूरा लिक्विड सॉलिड कंपोस्ट बना करके देखा, उसको टेस्ट कराया। जब हमको पूरा भरोसा हो गया, तो हमने फिर कुछ एजेंसियों से संपर्क किया। हमें उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने सहयोग किया, उसके बाद IGSSS ने सहयोग किया, HCL ने अब सहयोग किया है। तो ऐसे फिर जब विश्वास जम गया भाई ये पिट ऐसा है कि हर किसान को बनाना चाहिए, बल्कि ICAR की तो रिकमेंडेशन ये थी कि इसको हर किसान को के यहाँ बनना चाहिए ऐसे पिट को, ये इतना अच्छा पिट है। तो वो हमारी सफलता थी। हमने बड़ी खुशी हुई उनका एक रिकमेंडेशन देख करके, तो हमारा उत्साह और बढ़ा, तो हम और आगे बढ़ गए। अब तो बहुत किसान हमसे खुद ही कहते हैं कि हमें ये पिट बनाना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमको बोल रही है कि आप एक लेटर लिखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कठिन तो था, लेकिन हम अंत में जो सफलता मिली उससे हम खुश हैं। अपनी सोच को लेकर दृढ़ निश्चयी रहे रमनकांत ने प्रकृति एवं पर्यावरण के सभी स्तंभों, जिनमें नदी, तालाब, मिट्टी, खेतों और पौधों के विनाश को महसूस किया, उन दिशाओं में कार्य करना आरंभ कर दिया। इस तरह उन्होंने नदियों का अध्ययन करना शुरू किया, उस पर अनुसंधान शुरू किया और नदियों के बारे में गहराई से पढ़ना आरंभ कर दिया। 2-3 साल के अंदर ही रमनकांत को अपने कार्यों का प्रतिफल मिलने लगा और अब अपने क्षेत्र में वो लोकप्रिय होने लगे, पत्र पत्रिकाओं में भी छपने लगे। ये सब देखकर घर वालों को तसल्ली मिली, जिससे रमनकांत की लगन में और वृद्धि हुई। लेकिन आर्थिक समस्या अभी भी आड़े आ रही थी। इस समस्या के निदान हेतु उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें कुछ सुझाव दिए। पहले जो हम पिट देखते थे, जो बहुत सारे मॉडल हैं, उसमें एक लेयर होती थी, वो एक जालीदार लेयर कच्ची मिट्टी से बनाते थे ब्रिक के साथ, या उसको पक्की चुनाई भी करके बनाते थे, या बिना ब्रिक के भी हम उसको बनाते थे। इन्होंने उसको 2 लेयर बनाया, एक जालीदार लेयर के पीछे एक फिक्स लेयर और दे दिया है 2 दीवार के बीच में। उसका फ़ायदा क्या है कि जब कंपोस्ट के अंदर हम वाटरिंग करेंगे, तो जो उसका लिचेट्स होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसके आउटर लेयर में आ जाएंगे, जो बीच में आ जाएंगे। तो उसको एक जो हम लिक्विड खाद को हम पानी के साथ, इरिगेशन के साथ या स्प्रे करके उसका हम प्रयोग अलग से भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और अच्छा है। तो किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं, और खेत के अंदर ही अगर इस संरचना को बना दिया जाए ट्यूबवेल के आसपास, तो उस खेत के कोई भी रेजिड्यू, खेत का चाहे वो अवशेष हो, फसल अवशेष हो,
या कोई अगर आसपास घर है उसका कोई जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं सड़े हुए उसको उसमें डाल सकते हैं, और उसके अंदर स्टार्टर डाल दें, जिससे जो डिकम्पोजर आते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो इसको डिकम्पोज करने में सहायता करते हैं। तो उस डिकम्पोजर को अगर हम उसके अंदर डाल दें, या बहुत सारे फास्फोजिप्सम वगैरह आते हैं उसको भी थोड़ा सा हम डाल दें, तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिसको हम सुपर कंपोस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह की उस गुणवत्ता बढ़ा करके, ये जो एलआर में भी गुणवत्ता बढ़ाने पे इन्होंने काम किया है, इसीलिए ये बेहतर है। जो हमारी पारंपरिक कंपोस्टिंग मेथड से हम इसको बेहतर बता सकते हैं, इसलिए कि इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पे भी इन्होंने काम किया है। तो इसके अंदर अगर माइक्रोब्स ऐड कर दें, इसके अंदर कोई नेचुरल मिनरल्स हैं उसको भी ऐड कर दें, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की या दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, और वो खेत में निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपने सुना, मेरठ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा एलआर पिट को सही ठहराने से रमनकांत के हौसले में बढ़ोतरी हुई और भविष्य में उन्हें और अधिक कार्य। उस पिट के अंतर्गत बाहर की तरफ जो है हमने एक 9 इंची की अपनी बाउंड्री वाल दी है, फिर एक फर्श बनाया है जो लेंटर नुमा है, उसके अंतर्गत हमने 10 इंच का गैप देकर फिर एक जाली नुमा पार्ट टाइप एक हमने फिर एक वाल बनाई है चारों तरफ। उसके अंतर्गत जो है जो अवशेष है वो डाले जाते हैं, उसके अंदर जानवरों की जो गोबर निकलता है, कचरा निकलता है, वो किचन का जो कचरा होता है, वो जो हरी घास होती है खेत की, वो जो सूखी घास होती है, जो प्याल होती है, जो अवशेष होते हैं गेहूँ के उसके नाली के, उन सबको उसके अंतर्गत डाल दिया जाता है, फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। तो 15-20 दिन के अंदर क्या है कि वो पानी सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो जब किसान अपने खेत में पानी लगाएगा तो उसमें एक वाल लगा होता है, गेट वाल लगा होता है, वो 1 इंची पाइप होता है, क्योंकि पानी तो 3 से 4 इंची खेत के अंतर्गत जाता है, लेकिन अगर हम 3 इंची 4 इंची पूरे को निकाल देंगे तो वो जरा से उसको एरिया को कवर करेगा, इसलिए उसको 1 इंच हमने पाइप दिया है, जिससे कम से कम वो 10-12 बीघे में आराम से उस लिक्विड कंपोस्ट को यूज कर सके किसान। तो 15-20 दिन बाद आराम से जो किसान होता है वो 20 से 25 दिन के अंदर ही पानी लगाता है, नेक्स्ट जो पानी लगता है। तो 25 दिन का जैसे ही वो खाली हुआ उसको फिर हम दोबारा पानी भर देंगे। तो इस प्रकार से हम 4 महीने तक 4 से 5 बार लिक्विड वो ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं। 4 महीने बाद हम उसमें पानी डालना बंद कर देंगे। तो जो अंदर जो कंपोस्ट पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। वो 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत वो ब्लैक हो जाएगा, जैसे चाय का रंग होता है, कलर होता है ब्लैक, एकदम ब्लैक। जब वो ब्लैक हो जाए तो किसान भाई जो है उसको अपने बोगी के अंदर, भैंसा बोगी के अंदर या ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर उसको उसमें से निकालेंगे, उसमें भरेंगे। फिर जो खेत है उसको जगह जगह थोड़ा डाल के और उसको पूरे उसमें फैला देंगे। जब वो फैलाने के बाद फिर ट्रैक्टर वगैरह चला के खेत तैयार करेगा किसान, तो धीरे धीरे उसकी जो उर्वरा शक्ति है दोबारा वापस आएगी। के प्रति जागरूक रमनकांत अब तक जल संरक्षण और मृत प्राय नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने के प्रयास अब तेज कर चुके थे। अपने इसी प्रयास के तहत उन्होंने एक फाउंडेशन की नींव भी रखी, जिसमें आसपास के किसानों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। तो आइए आगे के कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों के बारे में जानते हैं। नदियों और तालाबों के प्रदूषण नियंत्रण पर तेजी से कार्य होने लगा। ये सब न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए था, बल्कि मृत प्राय हो चुके जल स्रोतों, तालाबों और नदियों को पुनर्दूषित होने वाले कारकों को तलाशा और फिर लोगों को तालाब गंदा न करने के लिए जागरूक किया। ये सब चीज़ें बिगड़ रही हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, तालाब गंदे हो रहे हैं। तो शुरू में लोगों को लगा रहे ये तो सरकार का काम है, ये हमें क्या करना है इसमें। लेकिन जब हमने बताया कि सरकार का नहीं, जब गंदा हम कर रहे हैं तो हमें सुधारना भी हमको है। तो शुरू में कठिनाई आती थी, लोग नहीं समझते थे, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला तालाब का महत्व क्या है, जब उनके तालाब के किनारे के हैंडपम्प का पानी गंदा होता है तो उनको पता चलता है कि तालाब का महत्व क्या है। जब उनके यहाँ जल भराव होता है तो उनको पता चलता है कि तालाब का महत्व क्या है। जब नदी के किनारे का पानी गांव का गंदा होता है तो उनको पता चलता है कि नदी का महत्व क्या है। तो ऐसे जब उनको जानकारी मिली, जब उनको जागरूक ऐसे किया गया, तो उनको लोगों को समझ में आया कि तालाब और नदियाँ होना जरूरी है। अपनी मेहनत और लगन से रमनकांत ने न सिर्फ नदियों और तालाबों को दूषित होने से बचाया,
उसको पुनर्जीवित किया, बल्कि उस पुरानी कहावत को भी पुनर्जीवित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि यदि उम्र बढ़ने के साथ आपके बाल सफेद होने लगे तो कुछ दिन गंगा तो आपकी भूमि पर बिताओ। इस बात को बहुत हद तक रमणकांत ने सही साबित कर दिया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करते हुए उन्होंने जीरो पॉल्यूशन उत्सर्जन वाला प्लांट लगाकर गन्ने के किसानों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस कार्य में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आर्थिक मदद की, जबकि तकनीकी सहायता निजी कंपनी से मिली। इस तरह पूरे मेरठ क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा की एक अनूठी मिसाल पेश की। रमनकांत और ललित त्यागी की उपलब्धियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। वो दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने क्षेत्रों में उन्होंने फलदार वृक्षों को लगाने का बीड़ा उठाया है। ऐसी आदर्श सोच और पर्यावरण के प्रति निष्ठा आम लोगों को प्रेरित भी करती है और उन्हें जागरूक भी करती है। इनके द्वारा बनाए गए कंपोस्ट पिट नए भारत के निर्माण में सहायक साबित हो रहे हैं। रमणकांत एवं ललित त्यागी के इस प्रयास की सराहना अब देश दुनिया में होने लगी। नदी के प्रति रमणकांत की लगन और खेती के प्रति ललित त्यागी की जिज्ञासा उन्हें एक नए सफर की ओर ले जाती है। उनके कार्यों को दुनिया में सराहा जा रहा है, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग संस्थानों द्वारा इन्हें अनेक बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।